गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम मित्तल फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। आज हम संस्कृत पढ़ेंगे कक्षा 6 की और हमारे प्रकरण का नाम है वर्ण। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको श्लोक पढ़ाए थे जो मुझे लगता है शायद आपने वो श्लोक कर भी लिए होंगे और उनके हिंदी अनुवाद आपने अपनी नोटबुक के अंदर कर लिए होंगे। अगर जिसने नहीं किए हैं तो वो पहले वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है, जिसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए बच्चे, अब हम नेक्स्ट प्रकरण पे चलते हैं जिसका नाम है वर्ण। वर्ण के बारे में बच्चों आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, आपने हिंदी में भी वर्ण बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। यहाँ पे सिर्फ हम एक छोटी सी जानकारी लेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, इसके कौन से भेद होते हैं, उसके अंदर क्या क्या आते हैं, ठीक है। जो एक्सप्लेन में है, एक्सप्लेन में मैं आपको दूसरे चैप्टर के अंदर जब हमारा ग्रामर टॉपिक होगा तब मैं आपको इससे भी ज़्यादा एक्सप्लेन में बताऊंगी। फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण आप बच्चों आपने हिंदी के अंदर पढ़े हैं, कौन कौन से होते हैं। बचपन से लेकर अभी तक, यानी जब आप छोटे से थे तब से लेकर अभी तक आपने बहुत सारे वर्ण पढ़े हैं। आपने एक एक वर्ण लिखना सीखा है, उनको पढ़ना सीखा है, उनको जोड़कर शब्द बनाने सीखे हैं, शब्दों से आपने वाक्य बनाना सीखा है। तो कहने का क्या मतलब है बच्चों कि जो हमारी वर्ण है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, यानी हमारी भाषा के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यानी इकाई है वो क्या है, वर्ण है। क्योंकि वर्णों के ही सहयोग से शब्द और शब्दों से ही वाक्य बनते हैं और वाक्यों से ही हमारी भाषा का निर्माण होता है। तो चलिए पढ़ते हैं वर्ण। देखिए बच्चों, मैं आपको एक ओरली आपको इसके बारे में बता देती हूँ। इसकी जो परिभाषा है उसके बारे में मैं आपको मौखिक रूप से बता देती हूँ, ठीक है। जो वर्ण होते हैं बच्चों वो होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण क्या होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई। आपने देखे होंगे बचपन में हमने अ से अनार सीखा था, ठीक है, ऐसे अनार, आ से आम, उसके बाद में हम क से कबूतर, ख से खरगोश, ये ग से ज्ञानी तक हमने सारे वर्ण सीखे थे, याद है आपको। तो यही हमारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। अब इन्हें भाषा की सबसे छोटी इकाई क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि इस वर्ण का जो है वो कभी भी टुकड़े नहीं होते हैं। आप देखेंगे अगर हम वाक्यों को तोड़ेंगे तो वाक्यों को हम शब्दों के अंदर तोड़ सकते हैं और शब्दों को हम वर्णों के अंदर अलग कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, वर्णों को हम तोड़ नहीं सकते। इसको हम तोड़ के कैसे अलग निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए ये भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। ये क्या कहलाती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब देखिए जो वर्ण होते हैं संस्कृत के अंदर वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। बच्चों देखो, जो वर्ण होता है इसके जो भेद होते हैं, मतलब वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो होता है स्वर, वो क्या होता है, स्वर होता है। और जो दूसरा होता है वो होता है व्यंजन, वो क्या होता है बच्चों, व्यंजन। अब आप लोगों ने अगर हिंदी में पढ़ा होगा वर्ण तो उसमें जो स्वर होते हैं उनकी संख्या 11 होती है। उनकी संख्या कितनी होती है बच्चों, 11 होती है। लेकिन जो हमारी संस्कृत भाषा है उसमें जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं, मतलब इसके अंदर 2 स्वर एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। चलिए, और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन बिल्कुल वही होंगे जो आपके हिंदी भाषा में होते हैं, उसमें 33 होते हैं और इसमें भी 33 व्यंजन होते हैं। समझ में आया बच्चों। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। क्लियर बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने आपको वर्ण के भेद पढ़ाए, ठीक है। वर्ण के मैंने आपको कितने भेद बताए, वर्ण के मैंने आपको 2 भेद बताए। कौन कौन से, एक स्वर और एक व्यंजन। अब बच्चों
सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर के बारे में। अब स्वर कहते किसे हैं? देखो बच्चों, वर्णमाला यानी जो भाषा है, हमारी जो संस्कृत भाषा है, उसमें जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। किस रूप से बोले जाते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? स्वतंत्र रूप से का मतलब क्या है कि इनको बोलने में, यानी इन स्वरों को या वर्णों को बोलने में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे अ, तो ये अ इसी का ही स्वर होगा। आ, ई, आई, उ, औ, ये जितने भी जो स्वर जो आ रहे हैं, यानी जब हम इनको वर्णों को बोल रहे हैं, वर्णों को बोलते समय जो स्वर उच्चारित हो रहे हैं, ये सारे स्वर बच्चों ये स्वयं की ही इनके साउंड है, यानी इनकी ही ये आवाज़ें हैं। इसमें दूसरा वर्ण इंक्लूड नहीं है। अब आपको आगे पता चलेगा कि जो दूसरा वर्ण होता है उसमें इंक्लूड कैसे होते हैं, कैसे वो दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो जब मैं आपको आगे का भेद पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको यहीं पर बता रही हूँ एक मौखिक रूप से कि जो स्वर होते हैं, स्वरों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। याद रखना बच्चों, स्वरों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है और ये स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं। ये इसकी परिभाषा है। चलिए बच्चों, अब मौखिक रूप से मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्वर होते हैं इसके भी 3 भेद होते हैं। स्वर जो क्या होते हैं, इसके भी 3 भेद यहाँ पर बताए गए हैं। तो चलिए देखें कौन कौन से होते हैं। देखो बच्चों, पहला जो होता है वो होता है ह्रस्व स्वर। देखो ह्रस्व का जो अर्थ होता है वो होता है आधा। ह्रस्व का जो अर्थ होता है वो होता है आधा, यानी थोड़ा कम। कितना? थोड़ा या कम। अब देखो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी जो स्वर हैं जो ह्रस्व के अंदर आए हैं, जब हम इन स्वरों को बोलते हैं तो इनमें क्या होता है, जब हमारी जो मुख से जो आवाज़ है, जो वायु है, वो बिल्कुल धीमे निकलती है, वो बोल रही थोड़े निकलती है। मतलब जब इन वर्णों को बोलते हैं तो हम तुरंत बोल देते हैं। आप इनको बोल के देखिए, अ एकदम से निकला, मतलब धीरे निकला, ठीक है। अ, ई, उ, री, ली। समझ में आया बच्चों? ली। देखो एक साथ मैंने बोला अ, उ, ई, अ, उ, ई, री, ली। समझ में आया? तो देखो मेरे को बोलते हुए एकदम कम समय लगा है, एकदम कम समय लगा है ना। तो इसी वजह से इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है थोड़ा या कम। जब हम इन स्वरों को बोलते हैं तो हमारे जो मुख से जो वायु है, जो साउंड है, वो एकदम से निकलता है, थोड़ा निकलता है, कम निकलता है। समझ में आया बच्चों? चलिए अब देखिए इस नेक्स्ट पे चलते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे कौन सा? दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है लंबा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? लंबा। अब लंबा कैसे? कि जब हम इन स्वरों को बोलते हैं तो जो मुख से जो वायु है वो क्या होती है? ज़्यादा बाहर निकलती है वो, और जो उसका जो साउंड है वो क्या होता है? लंबा होता है। जैसे आ, आप देखो यहाँ से ज़्यादा निकला ना, आप कोशिश करोगे छोटा बोलने की, लेकिन वो छोटा नहीं बोला जाएगा, वो लंबा ही बोला जाएगा। जैसे बोलो आ, ई, देखो ये बड़ा ई है तो ई, बड़ा ऊ है तो आऊ। ठीक है। और अब देखिए हिंदी के अंदर जब आप री से ऋषि लिखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आप देखिए ह्रस्व स्वर में एक री लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है। जब हिंदी वर्णमाला में सिर्फ ये एक ही री होता है, याद रखना हिंदी वर्णमाला में सिर्फ ये एक ही री होता है। लेकिन जब हम संस्कृत पढ़ेंगे बच्चों तो संस्कृत में जो री होंगे वो 2 होंगे। संस्कृत में री कितने होंगे? 2 होंगे। जैसे देखिए छोटा अ होता है, बड़ा आ होता है, छोटी ई होती है, बड़ी आई होती है, छोटा ऊ होता है और बड़ा आऊ होता है। उसी तरह छोटा री होता है। और ये देखिए अगर री के नीचे में एक और यहाँ पे ऐसा निशान लगा देती हूँ तो ये बड़ा री हो जाएगा। यानी एक री की मात्रा जब डबल मात्रा लग जाती है, एक तो सिंगल मात्रा होती है ऐसे, ठीक है, उसके बाद में अगर री के नीचे में एक और री की मात्रा लग जाती है, ठीक है, डबल मात्रा लग जाती है, तो वो हमारा बड़ा री
हो जाता है। तो जितने भी जो बड़े बड़े स्वर होंगे बच्चों, वो किस में आएंगे, हमारे दीर्घ स्वर में। और उसके बाद में जो बच जाएंगे यानी अ, ई, उ, री और लृ। अब देखो ये जो लृ लिखा हुआ है बच्चों, ये हमारे हिंदी वर्णमाला में नहीं होता है, ये हमारे हिंदी वर्णमाला में नहीं होता है, ये सिर्फ संस्कृत में होता है। तो समझ में आ गया आपको, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हुए और संस्कृत वर्णमाला में 13 कैसे हुए, क्यों से हुए, क्योंकि इसके अंदर 2 स्वर ऐड हो गए, 2 जुड़ गए। कौन कौन से, एक तो बड़ा री जुड़ गया और एक हमारा लिरी जुड़ गया। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे देखिए। एक बच्चों जो हमारे जो स्वर होते हैं, 13 जो स्वर होते हैं, उनमें एक होता है ए, आई, ओ, औ। ये जो 4 वर्ण ऐसे होते हैं बच्चों, ये 4 वर्ण 2 व्यंजन 2 स्वरों से मिलके बनते हैं। किससे मिलके बनते हैं? 2 स्वरों से मिलके बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं या संयुक्त वर्ण कहते हैं। समझ में आया बच्चों? ये संयुक्त वर्ण क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जो ए, आई, ओ, औ, ये जितने भी वर्ण हैं, ये 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। आगे की कक्षाओं में मैं इन्हें आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि ये कौन कौन से वर्णों से मिलकर बनते हैं। आज सिर्फ हम इसे मौखिक रूप में ही पढ़ेंगे कि ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया बच्चों? यहाँ तक समझ में आया? अब आपको सबसे पहले वर्ण था भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण के मैंने आपको 2 भेद बताए, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हमने स्वर पढ़ा। स्वर कितने होते हैं संस्कृत में? 13 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। स्वर के मैंने आपको कितने भेद बताए? 3 भेद बताए, एक ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। ठीक है बच्चों? ह्रस्व में मैंने आपको कौन कौन सा बताया? अ, ई, उ, री और लृ। ठीक है? और दीर्घ में मैंने आपको कौन सा बताया? आ, आई, औ, री। ठीक है? उसके बाद में संयुक्त में ए, आई, ओ, औ। समझ में आया बच्चों आपको यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, स्वर हमारा पूरा हो चुका है। उसके बाद में आते हैं हम व्यंजन पे। उसके बाद में हम कहाँ पे आते हैं? व्यंजन पे। देखिए बच्चों, व्यंजन मैंने आपको स्वर की जो परिभाषा बताई, वो मैंने आपको क्या बताई कि ये ऐसे वर्ण होते हैं या ऐसे स्वर होते हैं जो स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं। इनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। लेकिन जो हमारे व्यंजन होते हैं बच्चों, उन्हें बोलने में, जब हम व्यंजनों को बोलेंगे तो उन्हें बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। समझ में आया बच्चों? आप कैसे लेनी पड़ेंगे? आप कोई सा भी व्यंजन उठा के देख लीजिए, क से लेकर ग तक का। अगर जब आप उन्हें बोलेंगे तो आपको पीछे अ का साउंड सुनाई देगा, जैसे क, म, त। अब देखिए बोलने में लास्ट में आपको किसका साउंड आ रहा है? अ का। तो और अ हमारा क्या है? स्वर है। और स्वर किससे जुड़ा हुआ है? व्यंजन से। क्योंकि व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं। ये स्वतंत्र रूप में नहीं बोले जाते हैं। ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं बच्चों? ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो हमारे व्यंजन हैं वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब देखिए हलंत, वैसे जो व्यंजन होते हैं उन्हें हम हलंत भी कहते हैं। अब हलंत क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों जब इनमें से स्वर निकाल देते हैं, मतलब हम अगर कोई भी व्यंजन हो, देखिए लाइक जैसे इधर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने व्यंजन लिखे हैं। अब आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे नीचे सबके आगे मैंने हलंत लगाया है। एक टेढ़ा सा जो डंडा होता है नीचे, उसे हम हलंत कहते हैं। इसका मतलब जो होता है, मतलब इसका जो अर्थ होता है वो होता है आधा। इसका अर्थ क्या होता है? आधा। ठीक है? तो जब हम इसके नीचे ये लगा देते हैं, अगर हमने क के नीचे लगा दिया तो ये पूरा व्यंजन बन जाएगा। इसमें से हम, इसके कहने का क्या अर्थ है कि इसमें से स्वर नहीं है। अभी इसके अंदर क्या नहीं है? स्वर नहीं है, ये सिर्फ व्यंजन है। इसलिए व्यंजन को क्या कहते हैं? हलंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन को हलंत भी कहते हैं। और जब
व्यंजन में से हम स्वरों को अलग कर देते हैं या फिर उन्हें निकाल देते हैं तो फिर उसके नीचे क्या लग जाता है, एक हलंत लग जाता है। चलिए बच्चों, आपको समझ में आ गया इसकी परिभाषा कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन है वो संस्कृत वर्णमाला में 33 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 33 होते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। जो ये व्यंजन होते हैं इनके भी 3 भेद होते हैं। इनके भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए मैं बताती हूँ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो भेद होता है वो होता है स्पर्श व्यंजन। वो कौन सा होता है बच्चों? स्पर्श व्यंजन। और ये टोटल जो होते हैं बच्चों, देखिए ये टोटल 25 होते हैं, यानी 25 होते हैं। देखिए बच्चों, स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक मौखिक रूप में बता देती हूँ कि ऐसे वर्ण या फिर ऐसे व्यंजन जब हम उनको बोलते हैं तो जो हमारी जीवा है वो क्या होती है, ऊपर के तालु से स्पर्श करती है। वो किससे करती है? वो स्पर्श करती है या फिर हमारे मुख में चारों तरफ स्पर्श करती है, तो इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 होते हैं बच्चों। और कौन कौन से वर्ग होते हैं, चलिए आगे हम देखते हैं। आप लोगों ने व्यंजन लिखे भी होंगे बचपन से, क से लेकर ग तक, तो उसमें कौन कौन से वर्ग स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। चलो देखिए, सबसे पहला जो वर्ग है हमारा वो होता है हमारा क वर्ग। वो हमारा कौन सा वर्ग है? क वर्ग। अब क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे वो आपको पता ही है, क, ख, ग, घ, ण। अब देखिए इसमें आपको इनमें क्या लगा हुआ है बच्चों? इसमें सब में हलंत लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ये आधे हैं, अभी ये पूरे नहीं है, ये आधे हैं। ठीक है, उसके बाद में कौन सा वर्ग आएगा? उसके बाद में आएगा ख वर्ग। उसके बाद में बच्चों कौन सा वर्ग आएगा? ख वर्ग। ख वर्ग में सॉरी बच्चों, ये ख वर्ग नहीं है, ये च वर्ग है। कौन सा वर्ग है? ये च वर्ग है। च वर्ग में कौन कौन से आएंगे? च, छ, ज, झ, ण। उसके बाद में आएगा ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से आएंगे? ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद में आएगा त वर्ग। त, थ, द, ध, न। उसके बाद में आएगा प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। आया बच्चों समझ में? तो ये जितने भी 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये प वर्ग तक यानी क से लेकर म तक, कहाँ से लेकर? क से लेकर म तक जो हमारे जितने भी 25 वर्ण हैं, 25 व्यंजन हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो आएंगे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। जो हमारा किसका भेद है? जो व्यंजन का पहला भेद है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे भेद पे। दूसरा जो बच्चों हमारा भेद है वो है अंतस्थ व्यंजन। वो कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। अब देखो अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व कौन कौन से होते हैं? य यानी इसके नीचे की जस्ट प के नीचे की लाइन, य, र, ल, व, ये हमारी किसके अंदर आती है? ये हमारी आती है अंतस्थ व्यंजन के अंदर। समझ में आया बच्चों? नीचे चलिए। अब नेक्स्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन। ये हमारा तीसरा भेद है। ये व्यंजन का कौन सा भेद है? तीसरा भेद है, जिसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन है। और इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, श, स, ह। कौन से 4 वर्ण आते हैं बच्चों? श, श, स, ह। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर आपके ये पूरे व्यंजन कंप्लीट हो गए। इसके बाद में बच्चों कुछ एक वर्ण आते हैं, कुछ एक व्यंजन ही होते हैं जिन्हें हम कहते हैं संयुक्त वर्ण। जिन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। अब संयुक्त वर्ण मैंने आपको थोड़ा ऊपर भी एक्सप्लेन किया था कि जो 2 वर्णों से मिलके बनते हैं उन्हें हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से, लेकिन ये तो आ गए स्वर में जिन्हें हम संयुक्त वर्ण कहते हैं, और ये आ गए हमारे व्यंजन में, इसलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। बच्चों देखिए ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है हमारा श। श क्षत्रिय, आप लोगों ने पढ़ा होगा। श क्षत्रिय जो होता है वो कौन कौन से वर्णों से मिलके बनता है? वो देखिए इसमें है आधा क, आधा श और अ।
यानी अ हमारा स्वर हो गया, ठीक है, और उसके अंदर आधा क जुड़ा हुआ होता है और फिर बाद में श में अ जुड़ जाता है, तो तीनों मिलकर श हो जाते हैं। इससे संबंधित जो शब्द बनता है वो बनता है क्षमा। इससे संबंधित कौन सा शब्द बनेगा? क्षमा। आगे चलिए, नेक्स्ट जो हमारा होता है त्र। त्र कौन सा हुआ हमारा? त्र से त्रिशूल वाला। तो वो कौन कौन से वर्ण से मिलके बनेगा? त और र से। और जो अ हमारा स्वर मिलेगा वो तो मिलेगा ही, क्योंकि स्वर तो आएगा ही, इसमें ऐड होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से दो व्यंजन मिलेंगे, एक तो त और एक र। याद रखना ये दोनों जो व्यंजन होंगे बच्चों, ये दोनों व्यंजन आधे होंगे, इसलिए हलंत का अच्छे से ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हमने इसमें से अ को निकाल दिया है। अगर मैंने र में अ को जोड़ देती तो ये र पूरा होता और हमारा सिर्फ त आधा होता। समझ में आया बच्चों? लेकिन यहाँ पे मैंने अ को आगे निकाल रखा है, इसलिए ये दोनों आधे हैं, क्योंकि इनके नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। समझ में आया बच्चों? इससे जो शब्द कौन सा बनेगा? जैसे मित्र। आगे चलिए, ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। ये किससे मिलके बना हुआ है? ज आधे ज और फिर ये ण। आपने पढ़ा होगा ण वाला जो च वर्ग में आता है हमारे, तो ये जो ण है और अ, इन तीनों से मिलकर हमारा ज्ञ से ज्ञानी बनता है। और इससे कौन सा शब्द बनेगा? ज्ञान। कौन सा शब्द बनेगा? ज्ञान। आगे चलिए, उसके बाद में देखो आपने ये वाला पढ़ा होगा, कई बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं इसके अंदर, जब विद्यालय लिखते हैं या विद्या लिखते हैं तो ये ऐसे लिख देते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या है? ये गलत है। ये तो आपका घ हो गया ना बच्चों, ये तो घ से घड़ी वाला घ हो गया, लेकिन इनके अंदर बच्चों एक ये वाला द आता है, ये वाला, जिसमें एक पहले एक छोटा सा डंडा लगा होता है और फिर घ की तरह घुमा हुआ होता है, तो वो होता है द। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें भी दो वर्ण मिले हुए रहते हैं, दो व्यंजन मिले हुए रहते हैं। कौन कौन से? देखो इसमें मिला हुआ रहता है द और य। इसमें कौन कौन सा मिला होता है? द और य, और इसके साथ में स्वर मिला हुआ होता है। तो इन तीनों को मिलाने पर हमारा ध बन जाता है और उसी से हमारा क्या बनता है? विद्यालय। उसी से हमारा कौन सा शब्द बनेगा? विद्यालय। अब आगे चलिए, अब आपने एक प्र देखा होगा, प्र में भी प हमारा आधा होता है, र हमारा पूरा होता है, र में स्वर जुड़ा हुआ होता है। अगर र को हम निकाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आधा हो जाएगा, पता है ना आपको। और जब इन तीनों को हम मिलाते हैं तो हमारा प्र हो जाता है, जैसे प्रगति, प्राण, प्रेम। समझ में आया? तो ये इन सब में क्या होता है? र होता है, ठीक है, आधा प और आधा र होता है। तो बच्चों ये समझ में आया आपको संयुक्त वर्ण। एक मैंने आपको स्वर में, स्वरों के अंदर अलग से एक चीज़ और होती है, जिन्हें लास्ट में आपने देखे होंगे, स्वर होते हैं अंग और अह। तो उसमें सिर्फ एक अयोग वाह और होता है, ठीक है, अयोग वाह लास्ट में जो हमारा, अब औ से औ तक आ गया ना, यहाँ तो औ तक आ गया, लास्ट में दो वर्ण और बच जाते हैं हमारे, कौन कौन से? अंग और अह। तो बच्चों वो जो अंग और अह है वो हमारे किस में आते हैं? वो आते हैं हमारे अयोग वाह में। वो किस में आते हैं? अयोग वाह में। देखिए इसमें से भी इन दोनों के अलग अलग नाम हैं। मैं आज आपको सिर्फ इतना ही समझा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अंग देखिए, अनुस्वार, अंग और संग। और अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, जिसका जो उच्चारण होता है वो ह की भांति होता है, जैसे अंतः। देखिए मैंने क्या बोला? ह, तो इसका उच्चारण कैसे होगा? ह की तरह। तो बच्चों आज मैंने आपको वर्ण के बारे में पढ़ाया, वर्ण के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए चलते हैं आपके गृह कार्य की तरफ। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है बच्चों? आपको स्वर लिखने हैं। कौन कौन से 13 स्वर होते हैं, उनके भेदों के नाम लिखने होते हैं, और उसके बाद में कौन कौन से भेद में कौन कौन से वर्ण आएंगे वो आपको लिखने हैं। उसके बाद में आपको व्यंजन लिखने हैं। व्यंजन में बिल्कुल जैसा मैंने आप बोर्ड पर यहाँ पे लिखा है, ऐसा का ऐसा आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है। और एक और बात है बच्चों कि जिसका भी वर्क कंप्लीट हो जाए तो वो स्कूल में आके या फिर विद्यालय में आके यहाँ पर अपनी नोटबुक चेक करवा सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।